आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंद। यूपी के जिला बरेली में आज कई चौंकाने वाले राज फाश हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बरेली आ रहे हैं। अमला पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के बेटे अपूर्व की शादी है। शहर में 2 दिन तक भारी वाहनों के घुसने पर रोक लगा दी गई है। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान पर प्रेमनगर थाने में दर्ज मुकदमे में भी चार्जशीट दाखिल हो गई है। खुशी में गोली चलाकर एक नौजवान की जान लेने वाले अरविंद कुमार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। 6 साल बाद एक शातिर ठग को भी पुलिस ने दबोच लिया है। कोर्ट से 2 अहम फैसले सामने आए हैं। एक में शौहर का घर नीलाम करके बीवी का हक दिलाने का आदेश हुआ है। दूसरे में मणिपुर कत्ल के मामले में ताउम्र सलाखों की सजा सुना दी गई है। कोतवाली में इंस्पेक्टर से व्यापारी नेता क्यों भिड़े, ये भी बताएंगे। खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी से रूबरू कराते हैं। शहर में 2 दिन क्यों बदली रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था। सीएम योगी आदित्यनाथ 11 दिसंबर और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 10 दिसंबर को शहर में रहेंगे। उससे पहले ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान लागू कर दिया है। दरअसल 10 और 11 नवंबर को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के सुपुत्र अपूर्व का वैवाहिक समारोह है। सीएम और डिप्टी सीएम उसमें भाग लेंगे। समीक्षा बैठक, जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। कुछ और वीवीआईपी के आने की भी संभावना है। उसके मद्देनजर प्रशासन और पुलिस का अमला पूरी तरह से हरकत में दिख रहा है। शहर के उन रास्तों को सजाया और चमकाया जा रहा है जिन पर वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा। आइए आपको सुनवाते हैं कि ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करने वाले एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने हमसे बातचीत में क्या कहा है। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 10 और 11 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य विशिष्ट महानुभावों का बरेली में भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के दृष्टिगत यातायात पुलिस बरेली द्वारा यातायात डाइवर्जन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के उपरांत एक एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें ये तय किया गया है कि 10 दिसंबर और 11 दिसंबर को ये एडवाइजरी लागू होगी। यानी कि 10 दिसंबर की मॉर्निंग 7 बजे से लेकर के 11 दिसंबर की शाम कार्यक्रम समाप्ति तक ये एडवाइजरी लागू होगी। इसमें मुख्य रूप से जो भी शहर में एंट्री करने वाले जो नो एंट्री पॉइंट्स जो हमने बनाए हैं, इसमें परसाखेड़ा रोड नंबर 1, बिलवा पुल, लालपुर कट, विलय धाम, नवदिया झादा, ट्रांसपोर्ट नगर, रामगंगा तिराहा, बुखारा मोड़, इन सारे रास्तों से जो भी भारी वाहन हैं वो शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त जो दिल्ली व रामपुर मार्ग से जो लोग आ रहे हैं और जिन्हें बदायूं जाना है वो बड़ा बाईपास होते हुए फरीदपुर, फतेहगंज पूर्वी, दातागंज, देवचरा होते हुए बदायूं जा सकेंगे। इसी प्रकार नैनीताल पीलीभीत रोड से जो लोग आ रहे हैं और जिन्हें बदायूं जाना है वो भी इसी मार्ग का ही अनुसरण करेंगे। इसके अतिरिक्त बदायूं की तरफ से जो आने वाले भारी वाहन जिन्हें बरेली आना है वो भी भमौरा से देवचरा होते हुए, दातागंज होते हुए, फतेहगंज पूर्वी से इन्वर्टिस के मार्ग से बरेली में प्रवेश कर सकेंगे। इसी प्रकार बदायूं और लखनऊ की तरफ से आने वाली जो भी रोडवेज बसें हैं वो इन्वर्टिस तिराहे से सिटीलाइट बस स्टैंड तक आ सकेंगी। पुराना रोडवेज बस स्टैंड जो है वो वहाँ से जो सभी रोडवेज बसों का जो परिचालन है वो प्रतिबंधित रहेगा इन 2 दिनों के लिए, ताकि जो मुख्य शहर है उसमें किसी भी प्रकार की जाम की समस्या ना होने पाए और आम जन जो है उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। टोल पर रोके जाने से भड़के भाजपा के विधायक। भारतीय जनता पार्टी के फरीदपुर विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल की कार को फरीदपुर टोल पर रोक लिया गया। वहां मौजूद महिला उनसे पूछताछ करने लगी, तब जब उनकी कार पर विधानसभा का पास भी लगा था। परिचय देने के बाद भी बैरियर हटाने में देर की। परेशान होने के बाद विधायक बिगड़ गए। उन्होंने फ़ोन करके पुलिस को बुला लिया। पुलिस के पहुंचने पर टोल कर्मियों मैनेजर माफ़ी मांगने लगे। मैनेजर की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया कि जिस महिला कर्मी ने रोका था उसे नौकरी से हटाया जा रहा है। विधायक का गुस्सा फिर भी ठंडा नहीं हुआ। उन्होंने टोल के आसपास दुकानें लगवाने को लेकर भी नाराजगी जताई है। मौलाना पर एक और मामले में दाखिल हुई चार्जशीट। 26/9 को जुमे के बवाल को लेकर पुलिस ने ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान पर एक और मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये मुकदमा प्रेमनगर थाने में दर्ज हुआ था। पुलिस मौलाना समेत 11 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। चार्जशीट में इन सभी के नाम हैं। शेष को गिरफ्तार करने की कोशिश में पुलिस लगी है। बवाल के बाद कुल 11 मुकदमे दर्ज किए थे, जिनमें बारादरी थाने में दर्ज हुई एफआईआर में 2 दिन पहले चार्जशीट लग चुकी है। एसपी सिटी मानुष पारिक ने इस मामले में क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। 26 सितंबर 2025 को बरेली में जो घटनाक्रम हुआ था, उस घटनाक्रम में कुल मिलाकर 12 मुकदमे लिखे गए थे, जिनमें विवेचना चल रही थी। इसके अंदर लगभग 90 के करीब इसमें अरेस्ट किए जा चुके हैं और
इसमें 2 मुकदमों में चार्जशीट्स लगी हैं। उनकी डिटेल्स इस प्रकार है। 388/25 प्रेमनगर थाना और एक ये मुकदमा है 1145/25 बारादरी। इन 2 मुकदमों में चार्जशीट दायर की गई है माननीय न्यायालय में। जो प्रेमनगर का मुकदमा है इसमें कुल मिलाकर 22 जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है और जो बारादरी का मुकदमा है उसमें टोटल 38 अभियुक्तों पर चार्जशीट दायर की गई है। बाकी जितने मुकदमे हैं उनमें विवेचना अभी प्रचलित है। इसके अंदर जो नामजद थे, जो उपद्रवी वहां पर पाए गए थे, जिनके नाम प्रकाश में आए थे, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महत्वपूर्ण जिन नाम इसके अंदर जो सामने आए थे। इसके अंदर मौलाना तौकीर का भी नाम शामिल है। कोतवाली में कोतवाल से क्यों भिड़े व्यापारी नेता। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष शोभित सक्सेना की पंजाबी मार्केट में दुकान है। उनका कहना है कि रात दुकान में चोरी का प्रयास किया गया। शटर खोल पाने में नाकाम चोरों ने साइन बोर्ड में तोड़फोड़ की। शिकायत दर्ज कराने के लिए कोतवाली पहुंचे तो इंस्पेक्टर ने गलत शब्दों का प्रयोग किया। इसे लेकर व्यापारी नेता भड़क गए। उनकी कोतवाल से बहस हुई। हालांकि कोतवाल को मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर तो दे दी है, लेकिन शोभित सक्सेना का कहना है कि इंस्पेक्टर का रवैया गलत था। मामला ये है कि मेरी जो है पंजाबी मार्केट में दुकान नंबर 76 संदीप गारमेंट के नाम से रेडीमेड गारमेंट की शॉप है। रात लगभग 12-12:15 बजे कुछ असामाजिक तत्वों ने, जिसमें कि 2 लोग थे, उन्होंने पहले मेरे शटर को तोड़ने का प्रयास किया। जब शटर नहीं टूटा तो उन्होंने मेरे बोर्ड को, जो कि काफी कॉस्टली था, उसे पत्थरों से तोड़ के बुरा हाल कर दिया। इसके बीच में चौकीदार आ गया। वहां का चौकीदार ने जब पकड़ने की कोशिश की तो भाग गए। मेरा सिर्फ कहना यह है कि जब ये एक छोटी सी एक बड़ी सी घटना कह लो, सिर्फ मेरी दुकान पे हो सकती है, व्यापार मंडल के मैं अध्यक्ष हूँ, मेरी दुकान पे हो सकती है, तो सामान्य जो व्यापारी हमारा वो कहाँ सुरक्षित है। पिंक बूथ खुला है केवल नाम के लिए। पिंक बूथ पे ना पुलिस रात को मौजूद रहती है, जबकि रात में सबसे ज्यादा पुलिस को मुस्तैद रहना चाहिए। झड़प इस बात की हुई कि हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी बैठे हुए थे और कोतवाल साहब ने जो कहा शब्द, वो खराब शब्द कहे कि भाई आप लोग क्या ड्रामा करने आए। व्यापार मंडल ड्रामा करने कभी नहीं जाता है। और हमारे सामने मीडिया कर्मियों के साथ जो अभद्रता करने की कोशिश की गई वो हमें बर्दाश्त नहीं हुई। आप लोग हमारे सहयोगी हैं, तो मीडिया कर्मियों के संग अभद्रता को देखे हमें बहुत बुरा लगा। हमने कोतवाल साहब से कहा भी कि ये आपका व्यवहार ठीक नहीं है। भाई मीडिया का तो कार्य है, मीडिया अगर उठाएगी नहीं तो किसी को कैसे पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो खैर कोतवाल साहब ने भी उस बात का लिए बाद में अफसोस जाहिर करा। बोले भाई मेरा कहने का मकसद ये नहीं था, मैंने कि आपका मकसद कुछ रहा हो ना रहा हो, लेकिन हमारे आपकी जो भेंट हुई ये पहली भेंट अच्छी नहीं हुई, ये मेरा कहना है। 6 साल से चकमा दे रहे शातिर ठग को पकड़ा। थाना प्रेमनगर की पुलिस ने उस ठग को पकड़ लिया है जो 6 साल से पुलिस को छका रहा था। बरेली से लेकर मुरादाबाद तक पते बदल बदल कर रह रहा था। प्रेमनगर पुलिस उसका पीछा करते करते आखिर उस तक पहुंच गई। झुमका तिरहा से उसे दबोच लिया। उसका नाम पवन शर्मा है, जो करोड़ों की ठगी कर चुका है और उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित था। आइए आपको सुनवाते हैं कि ठगी की 1 दर्जन मुकदमे में नामजद पवन शर्मा के बारे में एसपी सिटी मानुष पारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जानकारी दे रहे हैं। एक अभियुक्त जो 6 साल से फरार चल रहा था, उसके ऊपर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा 25,000 का इनाम किया गया। 2019 का एक प्रकरण था थाना प्रेमनगर का, जिसमें कि मुकदमा संख्या 237/19 ये मुकदमा लिखा गया था। उस मुकदमे में 4 गिरफ्तारियां पहले हो चुकी थी और यह जो व्यक्ति है पवन शर्मा सन ऑफ जयप्रकाश शर्मा, यह मूलतः मुरादाबाद का रहने वाला है और यह तब से ही फरार चल रहा था। यह अपने नाम बदल रहा था, यह अपने पते बदल रहा था और लगातार पुलिस की गिरफ्त से दूर रहने के लिए ये सब कर रहा था। इसको थाना प्रेमनगर की पुलिस ने बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तार किया है झुमका चौराहे से और इसको इस प्रकरण में गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सर क्या ये जो प्रकरण था, इसमें इस व्यक्ति ने अन्य लोगों के साथ में मिलकर कई लोगों के साथ में धोखाधड़ी करी, जिसमें कि एक फर्म बनाकर इन्होंने ये वादा किया कि ये प्लॉट बेचेंगे। कई लोगों से इन्होंने पैसे ले लिए और उसके उपरांत उन लोगों के साथ में इस कंपनी के द्वारा, इस व्यक्ति के द्वारा धोखाधड़ी की गई। इस व्यक्ति पर कुल मिला के 12 मुकदमे हैं। अभी इस अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है और जो अन्य कार्रवाई है इस प्रकरण में वो भी पूरी की जाएगी। तो ये जो पूछताछ की गई है इसमें यही सामने आया है कि ये अलग अलग जगह रह रहा था।
ये बरेली में भी अलग अलग पतों पर रहा है, ये मुरादाबाद में अलग अलग पतों पर रहा है, ये बदायूं में भी अलग अलग पतों पर रहा है। और इस प्रकार से ये काफ़ी टाइम तक ये पुलिस की गिरफ्त से दूर रहा, जिसको कि 25,000 का इनाम इसके ऊपर हुआ और उसके उपरांत इसको थाना प्रेमनगर की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आशिक के कत्ल में माशूका और शौहर गिरफ्तार। आज से 4 दिन पहले गन्ने के खेत में मिली लाश की सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश हो गया है। मुकेश मौर्य नाम के इस युवक को कत्ल किया गया था। इसके पीछे की कहानी बेहद चौंकाने वाली है। उसे उसकी महबूबा ने अपने शौहर के साथ मारा था, इसलिए क्योंकि वो रात में रंगे हाथों मिलते हुए पकड़ लिया गया था। उमूमन इस तरह के मामले में पति को कत्ल किए जाने की वारदात सामने आती रही हैं, लेकिन इस बार आशिक कत्ल हुआ है। ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र की जुबानी सुनवाते हैं। देखिए, प्रकरण थाना हाफिजगंज के सैथल कस्बे से संबंधित है, जहां के निवासी मुकेश मौर्य, जिनकी लाश सैथल के ही एक गेहूं के खेत में पड़ी मिली थी दिनांक 5 दिसंबर 2025 को। इस सूचना पे पुलिस ने मौके पे पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई थी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसमें स्ट्रैंगुलेशन के कारण उसका हत्या होना प्रकाश में आया था। विवेचना करने पे और मैनुअल मुखबिरी तथा CDR एनालिसिस के बाद ये जानकारी में आया कि मुकेश की एक महिला है नगमा, उससे वार्ता होती थी और नगमा का पूर्व ही शादी हुई थी और इधर मुकेश की भी शादी तय हो गई थी। इनका लगभग 2-3 साल पहले से ही नज़दीकी संबंध रहे हैं और लगातार इनकी वार्ता ट्रेस हुई है। इस शक पे जब गंभीरता से जानकारी की गई तो जानकारी करने पे ये नगमा और उसके पति दोनों यहाँ से गायब मिले। उनकी पूछताछ के लिए उनको तलाशा गया, टीमें एक्टिवेट की गई इसमें। फिर इनकी गिरफ्तारी की गई जादवपुर से और गिरफ्तारी के बाद जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो जानकारी में आया कि एक प्लानिंग के तहत जब नगमा के पति ने मुकेश और नगमा को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था तो उस समय पति ने नगमा से कहा कि या तो तुम मुझे चुनो या इसके साथ रहो, ये तुझे छोड़ेगा नहीं। इस स्थिति को देखते हुए नगमा ने पति से कहा कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। और इन्होंने एक षड्यंत्र करके फिर उसी दिन लगभग 4 दिसंबर 2025 को रात्रि लगभग 11 बजे की बात है, उस समय इनको प्लानिंग के तहत वहाँ से अपने टांडा सादात के आवास से इसको घर छोड़ने के बहाने, ये नशे में था, घर छोड़ने के बहाने लेके जाते समय इसकी गला दबा के हत्या कर दी। और इस हत्या में दोनों ये पति पत्नी शामिल हैं। इनको आज पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अन्य नामजद अभियुक्तगणों के विरुद्ध भी विवेचना जारी है। अगर कोई साक्ष्य उनके खिलाफ पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। बारात में फायरिंग करके फरार होने वाले को पकड़ा। सिरौली पुलिस और SOG टीम उस युवक को पकड़ लाई जो बारात में फायरिंग करके फरार हो गया था, जिसके तमंचे से निकली गोली ने रिजवान की जान ले ली थी। वो सुभाष नगर के मोहल्ला सिठौरा का रहने वाला था। मोहल्ले की जाबिर की बारात में सिरौली गया था, तब इस सनसनीखेज वारदात से खलबली मच गई थी। बाद में साफ हुआ कि गोली अरविंद कुमार ने चलाई है, जो रामपुर के थाना शाहबाद का मूल निवासी है, फिलहाल सिठौरा में रह रहा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद उससे वो तमंचा भी बरामद कर लिया जिससे उसने हर्ष फायरिंग की थी। उसकी गिरफ्तारी को लेकर SP दक्षिणी अंशिका वर्मा ने क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। दिनांक 7/12/2025 को थाना सिरौली क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम शिवपुरी में अबरार नामक एक व्यक्ति की युवती की बारात के दौरान फायरिंग का मामला सामने आया था, जिसके परिणाम स्वरूप रिजवान नामक एक युवक को गोली लग गई, जिसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। रिजवान को पोस्टमार्टम कराया गया था और इसी मामले में अभियोग पंजीकृत कराते हुए मुकदमा अपराध संख्या 457/25 थाना सिरौली पर पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग से संबंधित जो अभियुक्त है, मुख्य अभियुक्त अरविंद, उसको आज गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद किया गया और खोखा भी बरामद किया गया है। इसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और अगली विधिक कार्रवाई इस प्रकरण में सुनिश्चित की जा रही है। जो अन्य अभियुक्त है नामजद यासीन, राशिद और तस्लीम, उनकी संलिप्तता ज्ञात करते हुए उनके विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सुपरवाइजर पर हमला, SIR के फार्म फाड़े। कैंट थाना क्षेत्र के क्यारा निवासी विनीत कुमार सिंह से कुछ लोगों ने धक्का मुक्की की और SIR के फार्म भी फाड़ दिए। वो जान से मारने की धमकी दे गए हैं। विनीत तहसील सदर में संग्रह अमीन है, जो निर्वाचन कार्य में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने थाने में तहरीर देकर 3 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया है। बताया है कि बूथ संख्या 213 ग्राम इचौलिया बबिया थाना कैंट पर तैनात BLO को फार्म देने के लिए पहुंचे थे, तभी मुल्जिमान सौरभ चंद्रपाल और एक अज्ञात युवक वहां आ गए। उनसे उलझने लगे। इन सभी पर मुकदमा दर्ज करने की उन्होंने मांग की है।
शौहर के खिलाफ फैमिली कोर्ट से बड़ा फैसला। अपर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय ज्ञानेंद्र त्रिपाठी की कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए शौहर के घर को नीलाम करने के आदेश डीएम को दिए हैं। ये मामला नवाबगंज की चंदा बी उर्फ अक्सा से जुड़ा है, जिन्हें उनके शौहर ने एक बच्चे के साथ घर से निकाल दिया। कोर्ट ने हर्जा खर्चा तय किया तो देने से इनकार करता रहा, उसके बाद कोर्ट में पेश होने से बचता रहा। ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको पीड़िता के अधिवक्ता गुल मोहम्मद से सुनवाते हैं। मेरा गुल मोहम्मद एडवोकेट नाम है। ये 10 साल पहले इस लड़की की शादी हुई थी जिसका नाम चंदा बी उर्फ अक्सा है। शादी होने के बाद एक लड़की है इसकी, और लड़की होने के बाद इसने मारपीट के घर से निकाल दिया। 2021 में ये मुकदमा दायर हुआ था। मुकदमा दायर होने के बाद ये लड़का मुकदमे में हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद फिर एब्सेंट हो गया। इसका नाम क्या है? मोहम्मद आजम इसका नाम है। ये करमपुर चौधरी का रहने वाला है। तो जब ये गैर हाजिर हो गया तो कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि 8,000 रुपये जिस दिन से मुकदमा दायर किया है बच्चे को देगा, 18,000 रुपये ये लड़की को देगा। इसने आज तक पैसा जमा नहीं किया। उसके बाद जो आदेश हुआ है उस आदेश से है बच्चे को 10,000 रुपये है और लड़की को 20,000 रुपये है। तो आज की डेट में लगभग 13-14 लाख रुपए है जो इसने जमा नहीं किया। मगर हमने जो इजराय दाखिल की है वो फैमिली कोर्ट 3 में इजराय दाखिल की। ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी जो हमारे फैमिली कोर्ट 3 के जज साहब हैं, वो इस समय 8,58,000 की रिकवरी है। तो लगातार सम्मन गए, ये घर बंद करके चला जाता था। इसने दूसरी शादी कर ली, उससे शायद 2 बच्चे हैं इसके। तो ये हाजिर नहीं होता था। सम्मन जारी हुए, न्यायालय ने वारंट जारी किया, RW जारी किया, AW जारी किया, तब भी ये हाजिर नहीं आया। फिर माननीय न्यायालय ने जब हमने इसकी जो संपत्ति हैं, इसकी करमपुर चौधरी में कुछ प्लाट हैं, इसके मकान हैं और नवाबगंज में भी इसका प्लाट है, तो हमने वो संपत्ति दाखिल माननीय न्यायालय में की। तो माननीय न्यायालय ने एक आदेश पारित किया कि इस संपत्ति को कुर्क करके जो लड़की का 8,58,000 रुपये बनना है वो दिया जाए, जो इसने आज तक जमा नहीं किया। इसमें 3 तारीख दी है जो डीएम साहब के यहाँ पे वो आदेश डीएम साहब को किया है जज साहब ने। ये अब डीएम साहब को ये नीलाम करा के उसका जितना पैसा हो अदा कराना होगा। हाँ जी, कोर्ट में कोई टाइम दिया है उन्होंने कितना? हाँ, 3 तारीख दी है, 3/1/26 तक ये रिपोर्ट डीएम साहब को भेजना है माननीय न्यायालय में। फैमिली कोर्ट 3 में भेजना है। मणिपुर हुए कत्ल में कोर्ट ने सुनाया फैसला। कत्ल के मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे कोर्ट संख्या 9 ने दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को ताउम्र सलाखों में रहने की सजा सुनाई है। 25,000 का हर्जाना भी डाला है। यह कत्ल 11 साल पहले शाही थाने के गांव औरंगाबाद में मणिपुर हुआ था। बाबूराम 50 साल के भाई रमेश चंद्र दिवाकर ने मुकदमा लिखाया था। बताया था कि उनके बड़े भाई को कत्ल किया गया है। पुलिस ने तफ्तीश के बाद चंदन गिरी उर्फ चंद्रपाल को गिरफ्तार कर लिया था। उसी ने गला दबाकर कत्ल करने के बाद बाबूराम दिवाकर की लाश को मणि के पास कुएं में फेंक दिया था। चंदन गिरी पहले उसी मणि पर रहता था, जहां से उसे गांव वालों ने निकाला तो वो रंजिश मानने लगा। पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी करते हुए 9 गवाह पेश किए। रिठौरे में मदार के पास हादसा, पत्नी की मौत। थाना हाफिजगंज में रिठौरा कस्बे के रहने वाले अरविंद कुमार वर्मा पत्नी नेहा वर्मा 45 साल के साथ बरेली से दवा लेने आ रहे थे। रास्ते में मदार के पास तेज रफ्तार कैंटर ने टक्कर मार दी। उसके बाद कैंटर का पहिया नेहा के पेट के ऊपर से गुजर गया। गंभीर रूप से घायल नेहा सड़क पर तड़पती रही और फिर वहीं उनकी मौत हो गई। पति अरविंद वर्मा नगर पंचायत में ट्यूबवेल ऑपरेटर के पद पर तैनात हैं। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम टीम भेजने के बाद कैंटर चालक की तलाश शुरू कर दी है। अरविंद वर्मा। कहाँ रहते हैं आप? रिठौरा। हम बरेली जा रहे थे तो स्कूटी से, तभी क्या कहते हैं पीछे से गाड़ी ने मतलब टक्कर मार दी। कौन सी गाड़ी थी? कैंटर था। आप लोग कैसे थे? हम स्कूटी से थे। 2 बजे का टाइम हुआ था। मौके पे डेथ हो गई थी? जी हाँ। टैंकर भाग गया, पकड़ लिया? नहीं, चला गया, हो गया। किसकी दवा लेने? पत्नी की आ रही थी अपनी? पत्नी की। आप क्या करते हैं? हम नगर पंचायत में ऑपरेटर हैं। बाइक में टक्कर मार देने से युवक की मौत। थाना इज्जतनगर के इलाके में मोटरसाइकिल में किसी वाहन के टक्कर मार देने से एक युवक की मौत हो गई। ग्राम डंडिया निवासी रामवीर ने बताया कि उनका छोटा भाई 25 वर्षीय अरविंद कुमार रात 10 बजे किसी के फ़ोन करने के बाद घर से निकला था। वो मोटरसाइकिल से ग्राम भूड़ा सैदपुर की तरफ गया था। सैदपुर पेट्रोल पंप के पास हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने अरविंद को जिला अस्पताल पहुँचाया, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। रामवीर नाम है, चढ़िया। भाई को आतंके 10:30 बजे टाइम पे फ़ोन आया था किसी का, तो वो मतलब किसी ने बुलाया। उसके बाद वो घर से चले गए अचानक बता के, और हाईवे पे जाके इनके सैदपुर के पास में एक्सीडेंट हो गया उनका। कहाँ गए थे? कुछ बता कर निकले थे या ऐसे निकले थे? नहीं, बता के नहीं गए थे। फ़ोन किसी की कॉल आई थी। क्या करते थे भाई यहाँ पे?
मजदूरी करते थे। शादी हो रखी थी इनकी? हाँ शादी हो रखी है, 3 बच्चे हैं छोटे छोटे। कब का हादसा ये? जी कल रात का है। उधर भमौरा में बाइक के टक्कर मारने से बुजुर्ग जयपाल सिंह की मौत हो गई। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।